बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस्ते कूज़ागर जो लिखा है फौजिया यास्मीन ने, और किस्त नंबर 12 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम एक साथ आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। वो आंखें बंद किए दीवार से टेक लगाए बैठी थी जब एक साया सरकता हुआ इसके करीब आने लगा, मगर इसे वहां अपने अलावा किसी और की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ और वो ऐसे ही आंखें बंद किए बैठी रही। आखिर वो साया इसके बिल्कुल सर पर पहुंच गया और इस पर हमलावर होने ही वाला था कि फ़ोन की घंटी ने अचानक बजकर ना सिर्फ फिल्म का सारा तसलसल तोड़ दिया, बल्कि बड़े इन्हमाक से फिल्म देखते खुर्रम को उछलने पर मजबूर कर दिया। रात के खाने से फारिग होकर वो अपने कमरे में बैठा इंग्लिश मूवी देख रहा था कि एक साया हर एक को कत्ल करता फिर रहा था और अब इस लड़की को मारने आया था। तन्हाई और रात के सन्नाटे में ऐसा दहशतनाक सीन देखकर खुर्रम इतना इन्वॉल्व हो गया था कि फ़ोन की घंटी ने इसे अच्छा खासा चौंका दिया और इसके मोबाइल की रिंगटोन भी बहुत फास्ट इंग्लिश गाने की थी। चुनाचा खुर्रम ने फ़ौरन ही अपने चीखते मोबाइल को खामोश कराने के लिए उठाकर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ विक्की की आवाज़ सुनकर इसे बहुत सख्त बोरियत हुई। क्या फिर हारून वगैरह तुम्हें छोड़कर रबड़ी खाने चले गए, जो तुम्हें आधी रात को फ़ोन करने की बेचैनी हो गई? इस साय ने अब लड़की का बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इतना सनसनीखेज सीन विक्की का फ़ोन रिसीव करने की नज़र हो गया। खुर्रम ने छूटते ही चिढ़ कर कहा, यार तुमने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की कॉमन फेसबुक विज़िट की है? विक्की ने भी इसकी तरह छूटते ही पूछा। बहुत बार की है, बकवास सी होती है। जिसका दिल चाहता है अपनी बेकार तस्वीरें डाल देता है खुद को बिलावजह मशहूर करने के लिए। हालांकि पता नहीं कौन कौन सी शक्लें होती हैं, कोई जानता भी नहीं है। कम अज़ कम मैं तो नहीं जानता, खुर्रम ने बेनियाजी से कहा। स्टूडियो की एक कॉमन फेसबुक थी जिसकी इब्तदा तो जाने किन लोगों ने की थी, लेकिन जिसका पासवर्ड बेतहाशा स्टूडेंट्स के पास था, इसलिए इसे विजिट करने वालों की तादाद भी सैकड़ों पर मुमनी थी। अक्सर यूनिवर्सिटी में होने वाले इवेंट्स और कंपटीशंस की तफसीलात और तस्वीर फेसबुक में डाल दी जाती थी, तो तमाम लोगों को जानकारी हासिल करने में कोई दुश्वारी ना होती। खुर्रम को तो ये फेसबुक बिल्कुल पसंद नहीं थी। अपनी ज़ाती तस्वीर को अवामी मलकियत बना देना कि एक बटन दबाकर जो चाहे न देख लें, खुर्रम को तो कुछ मुनासिब नहीं लगता था। इसलिए इतनी दिलचस्प फिल्म के बीच में विक्की का फ़ोन करके इसे फेसबुक के मुतालिक पूछना इसे सख्त जहर लगा था। लेकिन इस बार मूवी किसी अनजान शख्स ने डाली है, इसमें सारी जानी पहचानी शक्लें हैं। कंप्यूटर ऑन करके देखो, विक्की ने तजस्सुस फैलाते हुए कहा, मगर खुर्रम को ज़रा भी दिलचस्पी नहीं हुई। ठीक है, बाद में देख लूँगा, अभी तो नहीं देख सकता। मैंने एक मूवी डाउनलोड की है, अभी तो वो देख रहा हूँ। एक एक पावर है जो 6 कत्ल कर चुकी है और अभी 7वां करने वाली थी कि तुम्हारा फ़ोन आ गया, खुर्रम ने कहा। तो विक्की भी फ़ौरन बोल उठा, यानी ऐसी क़ुव्वत जो फितरी क़ुव्वतों से बालातर है। अरे फेसबुक ऑन करके वीडियो देखो, इस मूवी के नीचे लिखे कमेंट्स में भी तुम्हारी इस मोस्ट फेवरेट नमल को भी ऐसे ही अलक़ाबात दिए गए हैं। क्या मतलब? नमल का जिक्र आने पर खुर्रम एकदम ठिठक गया। अरे तुम फेसबुक में जाओ तो सही, मतलब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, विक्की तो मुस्कुराते लहजे में बोला, जबकि खुर्रम की आंखों में उलझन तैरने लगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे फेसबुक में नमल की मूवी मौजूद हो। खुर्रम का दिल मूवी से एकदम उचाट हो गया था, इसीलिए इसे फ़ौरन बंद करते हुए कदरे चिड़े हुए अंदाज में बोला, इतने सवाल करने के बजाय तुम खुद चेक क्यों नहीं कर लेते? विक्की हंस आदत तजस्सुस फैलाकर महसूस हो रहा था। इसका इस तरह नखरे दिखाना खुर्रम को सख्त ग्रां गुजरा था। तभी अपने लहजे में लापरवाही भरते हुए बोला, ठीक है देख लूँगा, पहले फ़िल्म तो ख़त्म हो जाए। इसकी उंगलियां यूनिवर्सिटी की फेसबुक खोलने में तेज़ी से मसरूफ़ थीं, मगर इसका लहजा इसके झूठ का पूरी तरह साथ दे रहा था। तभी दूसरी तरफ विक्की को शक तक नहीं गुजरा कि खुर्रम इसकी सनसनी फैलाने पर दिल ही दिल में दिल मिला जाने के बावजूद मूवी बंद करके इसके नाकाबिले फ़हम बात को खोजना शुरू कर चुका है। यार तुम्हें फ़िल्म की पड़ी हुई है, यानी मेरी बात पर कोई भरोसा ही नहीं। अगर मैंने इतनी रात को फ़ोन किया है तो ज़रूर कोई धांसू खेज खबर होगी। विक्की अब भी अपने लहजे को पुरसुरार बनाते हुए बोला, ना तो
تو خرم محض خود کو مطمئن ظاہر کرنے کے لیے بالکل اس طرح پرسرار انداز میں اس مووی کی سٹوری بتانے لگا جیسے اسے وکی کی سنائی ادھوری خبر میں رتی برابر دلچسپی نہ ہو، مگر ایسا صرف تب تک تھا جب تک ویب سائٹ اوپن نہیں ہوئی۔ جیسے ہی خرم نے سب سے آخر میں ڈالی گئی نئی مووی پلے کی، اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ مووی ایسی کوئی چونکا دینے والی نہیں تھی، کسی نے موبائل سے بنائی تھی، مگر جن لوگوں کی بنائی تھی وہ ان کی بے خبری میں بنائی گئی تھی۔ نمل وغیرہ کی کلاس میں پہلے دن جو واہیات مذاق کیا تھا، اس کو ڈب کر کے مووی بنائی گئی تھی۔ دوڑتے بھاگتے طالب علم، کوئی دروازہ پیٹ رہا ہے تو کوئی چیخنے چلانے میں مصروف ہے، روتی ہوئی لڑکیوں کے باقاعدہ کلوز اپ تک لینے کی کوشش کی گئی تھی۔ مجموعی طور پر مووی ایسی تھی کہ دیکھنے والا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائے۔ فرسٹ ایئر کو بیوقوف بنا کر ویسے ہی پوری یونیورسٹی کو مزہ آتا ہے۔ ایسے میں اس مووی میں چوہوں سے خوفزدہ ہوتی لڑکیاں اور خاص طور پر لڑکوں کو دیکھ کر لوگ جتنا محظوظ ہوئے ہوں گے وہ کم ہے، مگر خرم کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں ابھری تھی، بلکہ اس کے برعکس اس کے چہرے پر تناؤ پھیل گیا تھا۔ مووی زیادہ لمبی نہیں تھی، 3 منٹ میں ختم ہو گئی، مگر نیچے لوگوں کے لکھے کمنٹس پڑھ کر خرم کے چہرے کا تناؤ بڑھتا چلا گیا۔ مختلف لوگوں نے مختلف لوگوں پر تبصرے کیے تھے۔ زیادہ تر لڑکوں کے حواس باختہ ہونے کو مذاق اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، مگر 2-3 لوگوں نے کچھ لوگوں کی تعریف بھی کی تھی جن میں سر فہرست نمل تھی۔ ایسے موقعوں پر جہاں لڑکے تک خوفزدہ ہو کر اپنی بے ساختہ چیخیں نہیں روک پا رہے تھے، وہاں ایک لڑکی کا بے تاثر چہرہ واقعی قابل ستائش تھا۔ اصل میں نمل کے برابر میں سنبل تھی جو اس سے لپٹ کر بری طرح چلا رہی تھی اور مووی میں سب کی توجہ کا مرکز بن رہی تھی۔ اس کی وجہ سے نمل بھی نمایاں ہو گئی تھی، اور پھر پاس ہی رومیلا بھی ٹیبل پر دونوں پاؤں رکھے سمٹی بیٹھی تھی۔ ایسے میں نمل کی بہادری ہائی لائٹ ہونا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، اور پھر جو تبصرے لکھے تھے وہ بھی ایسے کوئی بیہودہ نہیں تھے۔ ایک نے لکھا تھا، اس لڑکی کی بہادری کو دیکھ کر چیختے ہوئے لڑکوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ایک اور نے لکھا تھا، چوہے انسانوں سے خوفزدہ تھے اور انسان چوہوں سے خوفزدہ تھے، ایسے میں یہ نیلے کپڑوں میں کون سی لڑکی ہے جس کے چہرے پر ڈر کا شائبہ تک نہیں۔ اور ایک آخری تبصرہ جو نمل پر ہوا تھا، اس میں جو لکھا تھا اسے پڑھ کر خرم کا خون ابلنے لگا تھا۔ اس نیلے کپڑے والی لڑکی کو اطمینان دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے اسے پتا تھا کہ ڈبے میں سے کیا نکلنے والا ہے، کہیں یہ بھی سازش میں شریک تو نہیں خرم کے ساتھ۔ خرم کا بس نہیں چل رہا تھا یہ بات لکھنے والے کا حشر بگاڑ دے۔ وکی کا فون تو اس نے کب کاٹ دیا تھا، وہ بھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وکی کو اس کے اچانک فون بند کر دینے پر کیا سوچے گا، حالانکہ اسے اس بات کی بہت فکر رہتی تھی کہ اس کے دوست اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ خرم نے تبصرہ لکھنے والے کا نام پڑھا، مگر حسب توقع وہاں ایک فرضی نام موجود تھا۔ چنانچہ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، اور پھر ایک خیال اس کے دل میں یہ بھی آ رہا تھا، جو کوئی بھی ہے یہ مووی دیکھے گا اور کچھ تو لکھے گا۔ یونیورسٹی میں تو یہی سب سمجھا جا رہا تھا کہ یہ حرکت خرم نے کی ہے، ایسے میں کسی کا یہ اندازہ لگانا ایسے کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ اور پھر لکھنے والے نے کون سا گہرائی میں جا کر سوچا ہوگا، اس نے تو مذاق میں لکھا ہوگا اور پڑھنے والوں نے بھی مذاق سمجھ کر ہی پڑھا ہوگا۔ اصل غصہ تو خرم کو اس شخص پر آ رہا تھا جس نے یہ مووی بنائی تھی۔ وہ تو خود لوگوں کی مووی اور تصویریں ڈالنے کے خلاف تھا کہ یہ دوسروں کی چپکے سے مووی بنا کر ڈال دی جائے۔ جانے کتنا نے دیکھی ہوگی، ہنسی مذاق ایک طرف، مگر جانے کتنا نے یہ دیکھنے کے لیے لگائی ہوگی کہ یونیورسٹی میں کون کون سی نئی لڑکی آئی ہیں۔ خرم کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دھیان سمیر کی طرف ہی گیا تھا، مگر اول تو سمیر کلاس میں موجود نہیں تھا، دوم یہ کہ کوئی ایسا سازشی کام نہیں تھا جو سمیر کے علاوہ کوئی کر ہی نہ سکے۔ آج کل ہر موبائل میں کیمرہ ہوتا ہے، کوئی نیو ایڈمیشن بھی یہ حرکت کر سکتا ہے۔ یونیورسٹی کی یہ ویب سائٹ اتنی مشہور تھی کہ جو لوگ یہاں نہیں بھی پڑھتے تھے وہ بھی اس کے متعلق جانتے تھے، اپنے کزنز، خود دوستوں کی وجہ سے۔ چنانچہ یہ پتہ لگانا بہت مشکل تھا کہ کس کی کارستانی ہے، مگر کمپیوٹر کے ماؤس پر سختی سے گرفت کیے خرم نے یہ مشکل کام جلد سے جلد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اب جب تک کوئی شخص کا پتہ نہیں لگا لیتا چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ادھر عالیان نے گاڑی حویلی کے گیٹ کے سامنے روکی اور اسٹیئرنگ پہ سے ہاتھ ہٹا کر انگلیاں چرخاتے ہوئے حویلی کا جائزہ لینے لگا۔ حالانکہ نانا کی اس حویلی کو وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا،
तब से लेकर आज तक वैसी की वैसी ही थी, कोई फ़र्क नहीं आया था। लेकिन आलियान के देखने के अंदाज में ज़रूर फ़र्क आ गया था। तभी वो घर के तूल और अर्ज़ को नापने के बजाय हवेली में फैले सन्नाटे पर गौर करने लगा। इसका अपना घर शहर के महंगे तरीन इलाके में वाक़ था। घर से बाहर खड़े होने वाले शख्स को अंदाज़ा भी नहीं हो सकता था कि बड़ी सी कोठी के अंदर मौजूद बेशुमार कमरों में कितने मकीन मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद इसके घर के अंदर फैली खामोशी इतनी पुरसिरार नहीं होती थी जितनी तन्हा और वीरान सी ये हवेली लग रही थी। शायद ये फ़र्क इसलिए था कि कोठी इसकी अपनी थी और यह हवेली इसके लिए एक दूसरी जगह थी। कोई भी जगह और मकान को अगर अपने घर के मुकाबले में खड़ा किया जाए तो इससे महसूस होने वाली अजनबियत और अपने घर के लिए मौजूद एक फितरी उनसियत ऐसे मवाज़ने को कभी भी गैर जानिबदार नहीं बना सकते। इसलिए आलियान अपने दिल में आई पहली राय को झटकता दरवाज़ा खोलकर 4 व्हील से उतर आया और खुद ही अपने ख्याल की तरदीद करते हुए खुद को समझाने लगा। इतनी बड़ी हवेली में कोई ढोल बाजे तो बज नहीं रहे होंगे जो गेट पर पहुंचते ही हवेली में फैली रौनक का पता दे दे। ना ही इतनी रौनक हर वक्त अच्छी लगती है। घर में तो सुकून का ही एहसास होना चाहिए। बस वो सुकून वीरानियों पर मुश्तमिल ना हो। खुद को मुतमईन करके आलियान घर गेट पर मौजूद मुलाजिम के नज़दीक चला आया। वो कोई नया लड़का था। आलिया से जानता था नहीं था, मगर इतना यकीन ज़रूर था कि हवेली में मुलाजमिन जद्दी पुश्ती रखे जाते हैं, लिहाजा इनके किसी पुराने नौकर का ही बेटा होगा। यही सोचते हुए आलियान ने अपना तारुफ कराने के लिए के साथ साथ दरवाज़ा खोलने को कहा। मुलाजिम ने पहले इंटरकॉम करके अंदर तस्दीक की, फिर इसके लिए बड़ा सा गेट वाह कर दिया। आलियन बहुत अरसे बाद आया था, इसलिए 4 व्हील से उतरते वक्त ये भूल गया कि अंदर अगर वो पैदल चल कर गया तो नानी अम्मा के बरांडे या मामू जान के मेहमान खाने में पहुंचने में इसे आधा घंटा या 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। आलियन गहरा सांस खींचता हुआ वहाँ दोबारा 4 व्हील की तरफ बढ़ गया। 10 मिनट बाद वो नानी अम्मा के सामने मौजूद था। हवेली का ये बड़ा सा हॉल जिसमें नानी अम्मा का शानदार तख्त किसी बादशाह के तख्त जैसा ही था। नानी अम्मा का दिन का बेशतर वक्त इस तख्त पर ही गुजरता था। कुरान पाक की तिलावत से लेकर सरोते से छालियाँ कतरने के तमाम काम नानी अम्मा अपने कमरे के बजाय यहीं अंजाम देती थी। इस वक्त भी वो किसी मुलाजमा से बालों में तेल लगवा रही थी जब आलियान के सलाम करने पर आंखें खोल के इसे देखने लगी। आलियान, ये तुम ही हो ना? मुलाजमा को हाथ उठाकर रोकते हुए उन्होंने पास रखा चश्मा आंखों पर चढ़ा लिया और हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से इसे देखने लगी। जी बिल्कुल मैं ही हूँ। मेरे अलावा आपको नानी अम्मा क्या कोई कह सकता है भला? आलियान मुस्कुराता हुआ इनके बराबर तख्त पर बैठ गया तो नानी अम्मा बेख्तियार के सर सहलाने लगी। हाँ हाँ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, बड़ी उम्र दे और चांद सी दुल्हन दे। नानी अम्मा के मोहब्बत भरे अंदाज पर आलियान को बेसाख्ता हंसी आ गई। ये कैसी दुआ है नानी अम्मा? बिजनेस में कामयाबी, ना सेहत तंदुरुस्ती, ना बलाओं और आफतों से महफूज, बस लंबी उम्र और चांद सी दुल्हन। जैसे बस दुनिया और आखिरत में दो ही चीज़ें अहम हैं। आलियान वाकई महसूस हुआ था, भाई वो सब भी मिले, बल्कि ये चीज़ मिले सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, आखिरत में भी। मैं तो हर वक्त तुम सब के लिए दुआ गो रहती हूँ। बस अचानक तुम्हें सामने पाकर सारी दुआएं भूल गई। या आज तुम कैसे रास्ता भूल गए? और आ ही रहे थे तो बरीरा को भी साथ ले आते। कितने दिनों से दिल चाह रहा था इसे देखने का। नानी अम्मा वाकई इसे देखकर बहुत खुश हुई थी, तभी जल्दी जल्दी बोल रही थी। नानी अम्मा, मैं तो बस थोड़े ही दिन के लिए आया हूँ। बरीरा को साथ लाता तो वो तो जाने का नाम ही नहीं लेती। तो जाने की ज़रूरत क्या है, हम इसे यहीं रख लेते। मामू जान की आवाज़ पर आलियान बेख्तियार खड़ा हो गया। वो अभी अभी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए थे। आलिया ने इनके जुमले को दानिस्ता सरसरी अंदाज में लिया और नज़रअंदाज करके इनके करीब चला आया। कुछ देर वो इसे गले लगाए इसकी आमद पर खुशी का इजहार करते रहे। फिर से लिए अम्मा के तख्त के करीब चले आए। तुम्हें पता तो था इनकी आमद का? नानी अम्मा ने मामू जान से पूछा। अभी अभी चौकीदार ने इंटरकॉम पर इतला दी थी, मामू जान ने नानी अम्मा से कहा। फिर से मुखातिब करते हुए बोले, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें कितने अरसे बाद आए हो? जी बहुत अरसे बाद आया हूँ, अलबत्ता आ तो गया हूँ। आलिया ने सफाई देने वाले अंदाज में कहा। सिर्फ खालिस त्योहारों पर मिलने आते हो और इस वक्त घर में इतने मेहमान होते हैं कि ठीक तरह से ना बात होती है ना मुलाकात। मामू जान शिकायत नहीं कर रहे थे, बल्कि इनके लहजे में मोहब्बत
यही मोहब्बत थी। आलियान सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। फिर आलियान तो ज़्यादातर खामोश ही रहा। अलबत्ता मामू जान और नानी अम्मा बोलते रहे। ख़ानदान की बातें और तस्करे सुनने में वो इतना हो गया कि मुमानी के टोकने पर चौंक गया। बच्चा इतनी दूर से सफ़र करके थका हुआ आया है, बिजाई से फ्रेश होकर तरोताज़ा होने का मौका देने के आप ख़ानदान की बातें लेकर इसके सर खाने बैठ गए। अरे हाँ, आलियान ने तो मुंह तक नहीं धोया और हमने अपने पास बिठा लिया। चलो तुम फ़ौरन ताज़ा दम होकर आ जाओ, खाने का भी वक्त हो रहा है। नानी अम्मा ने ऐसे अपने माथे पर हाथ मारा जैसे अपनी नादानी पर सख्त ताव आ रहा हो। खाना तो मैं नहीं खाऊंगा, रास्ते में खा लिया था, बिल्कुल भूख नहीं है। वैसे बाकी सब लोग कहाँ हैं? शाहजहाँ, मामू, छोटी मुमानी, हामिद वगैरह कोई नज़र नहीं आ रहा। आलिया ने मुमंजन के पीछे कदम बढ़ाते हुए पूछा। वो सब अलग अलग कामों में मसरूफ़ हैं। तुम्हारे शाहजहाँ मामू तो खेतों के दौरे पर गए हैं। छोटी मुमानी अपने कमरे में हैं। बच्चे ज़्यादातर अभी स्कूल कॉलेज से वापस नहीं आए। हाँ, अलबत्ता हामिद आजकल घर पर नहीं है, किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ है। आलियान के कदम एकदम सुस्त पड़ गए। इसे छिटकता देख कर मुमान जान भी रुक गई। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। आलिया ने फ़ौरन ही ख़ुद को संभाल लिया और सरसरी अंदाज में बोला। तो कब तक वापसी होगी हामिद की? पता नहीं, 1 डेढ़ हफ्ता तो शायद लग ही जाए। मुमानी जान के आराम से कहने पर आलियान जी भर कर बेमज़ा हुआ तो वो मज़ीद गोयां हुई। असल में सकीना के एडमिशन के सिलसिले में गया था तो 2 4 काम और निकल आए। सकीना का एडमिशन? आलिया ने उठते हुए पूछा। सकीना हामिद की छोटी बहन थी। हाँ, इसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है ना? आलियान हैरानी से मुमान जान को देखने लगा। वो दोनों एक बंद दरवाजे के सामने आकर रुक गए थे। मुमानी जान हाथ में पकड़े चाबियों के गुच्छे में से एक चाबी लगाकर दरवाजे का कुफल खोलने लगी तो आलियान को खुद ही कहना पड़ा, सकीना डॉक्टर बन रही है। हाँ, बहुत शौक था इसे डॉक्टर बनने का। इम्तहानों के ज़माने में बिल्कुल बावली बनी फिरती थी कि अगर नंबर कम आ गए तो क्या होगा। असल में हमारे गांव में तो कोई मेडिकल कॉलेज है नहीं, इसे कहीं दूर ही भेजना पड़ता। ये कॉलेज तो फिर भी हमारे गांव से करीब था। वो गाड़ी आराम से आती और चली जाती है। मगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए तो इसे शहर में ही रिहाइश अख्तियार करनी पड़ती। इस्लामाबाद के जिस कॉलेज में हामिद ने इसका एडमिशन कराया है, इसके हॉस्टल के मुताबिक सुना है बहुत अच्छा है। हामिद के दोस्तों की बहनें भी वहाँ पढ़ती हैं। सकीना की अपनी एक सहेली भी वहीं दाखिला ले रही है। हर तरफ से इत्मीनान करने के बाद हामिद ने इस शर्त पर डॉक्टरी पढ़ने की इजाज़त दी थी कि तुम्हारे नंबर इतने अच्छे होने चाहिए कि तुम्हारा एडमिशन सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट पर हो, वरना तुम्हें किसी प्राइवेट कॉलेज में दाखिला नहीं दिलाया जाएगा। मुमानी जान बगैर रुके अपनी ही धुन में तफसील बताती गईं। आलिया ने एक अनजानी सी खुशी में घिरा इनकी बात सुनता रहा। बल्कि इनकी बात ख़त्म होने पर आलियान ने बरमला कह भी दिया, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि महज सकीना के शौक़ की खातिर इसे इतनी दूर पढ़ने भेजा जा रहा है, वरना पहले तो यहाँ मैट्रिक करते ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। अरे वो तो बहुत पहले की बात है। इस ज़माने में तो पढ़ाई का ज़्यादा रवाज भी नहीं था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। फिर लड़कियों को खुद भी पढ़ाई का बहुत शौक़ है। तुम्हारे मामू जान अगर ज़्यादा दूर भेजने पर कभी एतराज़ करते हैं भी हैं तो भी सारी लड़कियों को हामिद का सपोर्ट बहुत हासिल है और इन्हें किसी न किसी तरह कायल कर ही लेता है। हुमायूं जान के लहजे में बेटे के लिए फ़ख्र ही फ़ख्र था। आलिया ने उनकी बात पर खुशगवार अंदाज में मुस्कुरा दिया। इसे अपना आप कदरे हल्का फुल्का होता महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोझ इसके ऊपर धरा हो वो जो पूरी तरह सड़क तो नहीं गया, अलबत्ता कदरे कम ज़रूर हो गया था। तुम नहा धोकर फारिग हो जाओ, तब तक मैं इस कमरे की थोड़ी सफाई करवा दूँ। उन्होंने अच्छे खासे साफ़ सुथरे कमरे का तायराना नज़रों से देखते हुए कहा और बाहर निकल गई। यकीनन वो कमरा रोज़ खुलवा कर साफ़ कराया जाता होगा, मगर मुमानी जान की फितरत भी शायद इसकी माँ शगुफ्ता गफ़्फ़ार जैसी थी कि अच्छे खासे साफ़ कमरे को भी वो मेहमान की आमद पर साफ़ कराना चाह रही थी। आलिया सब कुछ देख कर मुस्कुरा दिया। फिर मुमानी जान कमरे से निकल गई, जबकि वो मुलाजिम का इंतज़ार करने लगा जो इसकी 4 व्हील से इसका सामान निकाल कर ला रहा था। इधर आयशा अख्तर जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बिलाल अख्तर के बराबर वाली सीट पर बैठी, बिलाल अख्तर ने टोक दिया, अभी और कितना टाइम लगेगा? एक तो तुम लोगों का इंतज़ार करना किसी अजाब से कम नहीं होता। क्या हो गया है आपको? मैं तो आ गई हूँ, आयशा अख्तर हैरानी से बोली। टाइम देखा है? अब कहाँ रात के 2 बजे तक शादियाँ नहीं होती।
अब کوئی رات کے 2 بجے تک شادیاں نہیں ہوتی، 12 بجے لائٹس آف ہو جائیں گی۔ بلال اختر نے گھڑی ایسے ہی ان کے آگے کی جیسے وہ وقت دیکھ کر اچھل پڑیں گی، جبکہ عائشہ اختر ان کے انداز پر ہنس دی۔ خود دیر کر رہے ہیں اور گھڑی مجھے دکھا رہے ہیں، مجھے معلوم ہے اب رات کے 2 بجے تک شادیاں نہیں ہوتی، اور میں اس قانون سے بہت خوش ہوں۔ انسان وقت پر گھر تو آ جاتا ہے، اس سے اچھی اور بات کیا ہوگی؟ چلیں گاڑی سٹارٹ کریں، کوئی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ عائشہ اختر نے بیک ویور میں اپنے سجے سنورے روپ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کیا مطلب زوبیہ نہیں آ رہی کیا؟ بلال اختر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ اختر ان کے بگڑنے کی وجہ فوراً سمجھ گئی۔ وہ اس سوچ کر دیر ہونے کی شکایت کر رہے تھے کہ زوبیہ ابھی تک تیار ہو کر باہر نہیں نکلی تھی۔ پتہ نہیں اس کے انتظار میں اور کتنا وقت ضائع ہوگا۔ آپ جانتے ہیں اسے، وہ کب جاتی ہے کسی شادی وغیرہ میں نے تو اب اس سے پوچھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ بلال اختر کے چہرے پر بھی کوفت کے تاثرات تھے۔ عائشہ اختر گہرا سانس کھینچ کر بلا وجہ اپنا پرس کھول کر چیک کرنے لگیں تو بلال اختر نے سر جھٹکتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی اور بڑبڑانے والے انداز میں بولے، تمہیں ایک بار اس سے پوچھ ضرور لینا چاہیے تھا، آج کل اس کی طبیعت کافی بہتر لگ رہی ہے۔ چہرے پر پھیلے خوف کے سائے کچھ کم لگنے لگے ہیں۔ بلال اختر کے خود کلامی کے انداز پر عائشہ اختر مسرت بھرے انداز میں سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگیں۔ آپ نے بھی نوٹ کی یہ بات؟ میں تو سوچ رہی تھی مجھے وہم ہو رہا ہے، مگر واقعی پہلے سے قدرے کا نارمل لگنے لگی ہے۔ یہ ضرور ڈاکٹر شکیلہ کا کمال ہے، انہوں نے اس کی دوائیں چینج کی تھی، تبھی اس کی حالت میں سدھار نظر آ رہا ہے۔ عائشہ اختر کو تو جیسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی تھی، اتنا کوئی خاص سدھار تو نہیں آیا ہے۔ ہاں ذرا 19-20 کا فرق پڑا ہے۔ بلال اختر نے ان کی خوش گمانی پر بند باندھتے ہوئے حقیقت فوراً ہی بے پردہ کر دی، مگر عائشہ اختر کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ سابقہ لہجے میں ہی بولیں، پلیز میری خوشی غارت مت کریں، مجھے رہنے دیں اس خوش فہمی میں کہ اس کی حالت میں سدھار آ رہا ہے۔ میں کل ہی فون کر کے ڈاکٹر شکیلہ کو بتاؤں گی کہ آپ کو بھی اس کی کنڈیشن میں فرق لگا ہے، ورنہ آپ تو ہر وقت اس کی برائی کرتے نظر آتے ہیں۔ عائشہ اختر خوش بولی۔ بلال اختر اس کے انداز پر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، بیگم وہ میری بھی بیٹی ہے، ایک ہی تو اولاد ہے ہماری، میری کوئی اس سے نفرت تھوڑی ہی ہے۔ ہاں لیکن میں آپ کی طرح خود کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ زوبیہ کو جو بیماری ہے وہ کبھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ بہت یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وہم اور توہمات کا تذکرہ آپ سے اور مجھ سے کرنا چھوڑ دے، لیکن یہ سوچنا کہ اس کی ذہنی حالت کبھی سدھر جائے گی یا اسے یہ بھوت پریت نظر آنا بند ہو جائے گا، یہ ایک بیکار سی بات ہے۔ میں نے کہا نا ایسی باتیں مت کریں، مجھے تھوڑی دیر تو خوش رہنے دیں۔ عائشہ اختر نے انہیں مزید اس موضوع پر کچھ کہنے سے روک دیا۔ بلال اختر نے بھی خاموش ہو جانے میں ہی بہتری سمجھی۔ کیا حرج تھا اگر عائشہ اختر تھوڑی بہت خوشی منا لیں؟ وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے چہرے پر پھیلی سرشاری ایسے ہی قائم رہے، مگر ان کی خوشی کا وہ دورانیہ مختصر ہی ثابت ہوا اور اپنے ایک دوست کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے پہنچے تھے، جہاں زوبیہ کے کالج کی پرنسپل بھی آئی ہوئی تھی۔ سامنا ہونے پر دونوں نزدیک چلی آئیں اور ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھنے لگیں۔ آپ لوگوں کی واپسی کب ہوئی؟ پرنسپل صاحبہ کے پوچھنے پر عائشہ اختر کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز میں ایسے انہیں دیکھنے لگیں۔ آپ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے نا؟ پرنسپل صاحبہ نے ان کے تاثرات دیکھ کر وضاحت کی۔ اس سے پہلے کہ عائشہ اختر کچھ کہتی، پرنسپل صاحبہ خود ہی کہنے لگیں، اچھا ہوا جو آپ زوبیہ کو شہر سے باہر لے گئیں، اس کی طبیعت اچھا اثر پڑے گا، لیکن اب اسے مزید کوئی چھٹی نہیں کرائیے گا، شہر کے حالات کا ویسے بھی کوئی بھروسہ نہیں، آئے دن اسکول اور کالجز بند ہوتے رہتے ہیں، ایسے میں زوبیہ کا اتنی چھٹیاں کرنا مناسب نہیں۔ پرنسپل صاحبہ اپنے مخصوص بردبار لہجے میں بول رہی تھی۔ عائشہ اختر کسی سناٹے میں گھری انہیں دیکھ رہی تھی، اس لیے جب وہ بولیں تو انہیں اپنی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ کتنی چھٹیاں ہو گئی ہیں اب تک زوبیہ کی؟ جب سے اس نے اپلیکیشن بھجوائی تھی میرے خیال سے 4 دن تو ہو گئے، اور سیٹرڈے سنڈے ملا کر تو پورا ہفتہ ہی شمار کر لیں۔ پرنسپل صاحبہ سوچتے ہوئے بولی۔ عائشہ اختر کو اپنی ٹانگیں کانپتی محسوس ہو رہی تھی، انہیں لگ رہا تھا وہ گرنے والی ہیں۔ زوبیہ کو تو روز تیار ہو کر اپنے مقررہ وقت پر کالج جاتے دیکھتی تھی اور اپنے مخصوص وقت پر ہی کالج سے واپس آ رہی تھی، لیکن اگر وہ پرنسپل صاحبہ کے بیان کے مطابق پچھلے 4-5 دنوں سے کالج جا ہی نہیں رہی تو روزانہ 8 گھنٹے کہاں گزار کر آ رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ عائشہ اختر چکرا کر گر جاتی، انہوں نے پاس رکھی کرسی تھام لی۔ کیا ہوا مسز بلال، آر یو اوکے؟ پرنسپل صاحبہ نے گھبرا کے انہیں تھام لیا۔ آئیں آپ یہاں بیٹھ جائیں، یہ لیں پانی پیجیے۔
प्रिंसेस साहिबा ने इन्हें बिठाने के साथ ही मेज़ पर रखा पानी से भरा गिलास इनकी तरफ बढ़ाया, जिसे आयशा अख्तर एक घूंट में पी गई। आप ज़रा बिलाल को बुला दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाह रही हूँ। हाँ ज़रूर, आपको फ़ौरन घर चले जाना चाहिए। प्रिंसेस साहिबा ने इत्तफाक करते हुए कहा, मेरे मोबाइल में बिलाल का नंबर मौजूद है। आयशा अख्तर ने निढाल से अंदाज में अपना पर्स इन्हें पकड़ा दिया तो वो मोबाइल निकाल कर बिलाल अख्तर का नंबर तलाश करने लगी। आयशा अख्तर ने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ सख्ती से बंद कर रखी थी और पेशानी इन मुट्ठियों पर टिका ली थी। फिर भी इन्हें लग रहा था कि इनका वजूद झटके खा रहा है। आंखें बंद कर लेने के बावजूद इन्हें चारों तरफ से दुनिया घूमती महसूस हो रही थी। बिलाल अख्तर प्रिंसिपल साहिबा का फ़ोन सुनते ही चले आए और मेज़बान से माजरत करके आयशा अख्तर को लेकर फ़ौरन घर आ गए। ज़ुबैदा इस वक्त तक अपने कमरे में जा चुकी थी और फिर अगर वो सामने आ भी जाती तब भी आयशा अख्तर बिलाल अख्तर के सामने इस मौजू पर इससे कोई बात करना नहीं चाह रही थी। वो तो अपनी तबीयत की ख़राबी को भी थकन का नतीजा जाहिर कर रही थी। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। वो इनके बराबर बार बार के इसरार पर चिढ़ कर बोली, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, आप लेट कर आराम करो, मैं और ज़ुबिया भी सुबह उठकर खुद चले जाएंगे। आप अपना अलार्म बंद रखें, कोई ज़रूरत नहीं है सुबह उठकर बैठने की, बिलाल अख्तर ने रसानियत से कहा। आयशा अख्तर सिर्फ इन्हें देख कर रह गईं। इनका उठना तो बहुत ज़रूरी था। इन्हें भी तो ज़ुबिया के पीछे जाकर देखना था कि वो घर से कॉलेज का कहकर आखिर जाती कहाँ है। ज़ुबिया मामूल के मुताबिक यूनिफॉर्म पहनकर नाश्ते की मेज़ पर आई और बिलाल अख्तर और आयशा अख्तर को सलाम करके अपनी जगह पर बैठ गई। बिलाल अख्तर इसके सलाम का जवाब देकर नाश्ते में मसरूफ़ हो गए, जबकि आयशा अख्तर एक टिक खामोशी से इसे देखे गईं और ये जैम की शीशी खोलते हुए रुक कर इन्हें देखने लगी। इनकी नज़रों में इसके लिए बड़ा अजीब सा तासुर था, जैसे वो कोई नाम न दे सकी। इनकी आंखों में अपने लिए ऐसा कोई अक्स इसने पहले कभी नहीं देखा था। वो इनके चेहरे पर से नज़रें हटाकर जैम की शीशी दोबारा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर इसे लगने लगा अब इसकी उंगलियां ढक्कन को अपनी गिरफ्त में नहीं ले पा रहीं। वो अपनी कोशिश को तर्क करके एक बार फिर नज़रें उठाकर इन्हें देखने लगी। वो अब भी से ही देख रही थी। एक अजीब सी बेचैनी इसके वजूद में फैलने लगी। इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि अपनी माँ से लिपट कर यही पूछ ले कि मामा क्या बात है, आप ऐसे क्यों देख रही हैं। वो तो बस अंदर ही अंदर उलझने लगी। हालांकि पिछले 6-7 दिनों में वो खुद को बहुत पुरएतमाद महसूस कर रही थी। अमूमन इसका एतमाद इस वक्त मुतज़लज़िल होता था जब इसका सामना बाहर की दुनिया से होता था, और पिछले 6-7 दिनों से ये ताल्लुक़ मुनक़ता था। इसे बाहर के किसी शख्स के रूबरू होना पड़ा था, ना कोई इनके घर आया था। मम्मा पापा तो कभी इसके रोज़ व शब में मुखल नहीं होते थे, चुनांचे इसकी ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। मगर अब जिस तरह आयशा अख्तर इसके चेहरे पर कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी, इसे देखकर एक नामालूम सी घबराहट इसके अंदर सरायत करने लगी। तो इसने जल्दी से सामने रखा जूस का गिलास उठाकर लबों से लगा लिया। गिलास खाली होते ही वो कुर्सी घसीट कर खड़ी हो गई। क्या हुआ, नाश्ता क्यों नहीं कर रही, बिलाल अख्तर ने पूछा। बस वो भूख नहीं है, मैं कुछ किताबें बैग में रखना भूल गई हूँ, वो रख लूँ, कहीं वैन ना आ जाए। ज़ुबिया आयशा अख्तर की नज़रों से दूर हट जाना चाहती थी, तभी अपना बैग उठाती तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद जब इसे यकीन हो गया कि इसकी वैन अब आने ही वाली होगी, तो उस सीढ़ियों से नीचे उतर आई। वैन तो इसके मना कर देने के बाद से आई नहीं थी, मगर वो ठीक इस टाइम घर से निकलती थी। वो वैन के इस दरवाजे तक पहुंचने का वक्त था। ज़ुबैर डाइनिंग टेबल से नज़र बचा कर घर से निकलने लगी तो इतने दिनों में पहली बार आयशा अख्तर ने इससे पूछ लिया, जिसके पूछे जाने का ज़ुबैर को ज़रा यकीन नहीं था। तुमने कहा था तुम्हारी वैन का हॉर्न ख़राब हो गया है। आखिर यह हॉर्न कब ठीक होगा? ड्राइवर बगैर हॉर्न के रोज़ रोड पर गाड़ी कैसे चलाता है? आयशा अख्तर का लहजा अजीब खुदरा सा था। ज़ुबिया को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा। जी पता नहीं मामा, मैं भला क्या कह सकती हूँ, ज़ुबिया बेबसी से बोली। और इससे पहले कि वो कोई सवाल करती, ज़ुबिया कहती हुई घर से निकल गई। अच्छा मैं चलती हूँ, अगर वैन आ गई तो ड्राइवर बहुत गुस्सा करेगा। वो कहता है जब मालूम है हॉर्न ख़राब है तो पहले से बाहर क्यों नहीं आ जाती। ज़ुबिया जैसे ही ये कहकर बाहर निकली, आयशा अख्तर तेज़ी से अपनी जगह से उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। खैरियत, आपको क्या हुआ? इनकी तेज़ रफ्तारी पर बिलाल अख्तर ने चौंक कर पूछा। अभी आती हूँ, वो लठमार अंदाज में बोली। लेकिन पता भी तो चले क्या बात है। मैं तो आपको मना किया था सुबह जल्दी मत उठिएगा, और आप हैं कि
बिलाल अख्तर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आयशा अख्तर सुनी अनसुनी करती सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंच गई। इनके कमरे की गैलरी में से गेट का मंजर साफ दिखाई दे रहा था, मगर जुबिया वहाँ कहीं भी नहीं थी। वो परेशानी से चारों तरफ देखने लगी। जितना टाइम इन्हें ऊपर आने में लगा था, कमोबेश इतना ही टाइम जुबिया को घर से निकलकर गेट तक पहुंचने में लगना चाहिए था। अगर वो किसी गाड़ी में बैठकर जा रही थी, तब भी वो इतनी जल्दी गेट खोलकर बाहर निकल भी गई, गाड़ी में बैठ भी गई और गाड़ी इतनी तेज़ रफ्तारी में आगे भी बढ़ गई कि दूर तक फैली सड़क पर भी किसी गाड़ी का नाम और निशान तक नहीं था। इनका दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो हरासा अंदाज में चारों तरफ देखती रहीं। आखिर बिलाल अख्तर को घर से निकलता देखकर वो तेज़ी से उतरकर गाड़ी के पोर्च में चली आईं। बिलाल अख्तर गाड़ी में बैठने वाले थे, इन्हें आता देख कर रुक गए। आयशा अख्तर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें बिलाल अख्तर को सब कुछ बता देना चाहिए या नहीं। वो शशोपन में घिरी इन्हें देख रही थी कि बिलाल अख्तर को टोकना पड़ा। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही। बिलाल अख्तर गाड़ी में बैठते बैठते रुक गए। जी जी, वो मैं आपके साथ चलूं? वो सड़क पर आगे तक देखना चाहती थी। जुबिया अगर घर की गैलरी से नज़र नहीं आ रही थी, तब भी आगे कहीं ज़रूर मिल सकती थी। कहाँ? बिलाल अख्तर चंबे के साथ बोले। वो मुझे यहीं आगे तक जाना है। इनके समझ में नहीं आ रहा था क्या कहें। इसीलिए मैं आयशा अख्तर कहीं भी जाने के लिए बाकायदा तैयारी करती थी। यही वजह थी कि वो सब मुनासिब हुलिये में होने के बावजूद बिलाल अख्तर को बाहर जाने के लिए तैयार नहीं लग रही थी। हाँ बस मैं जाना यहीं जाना है। आयशा अख्तर जिद हो गई तो बिलाल अख्तर ने मजीद कोई सवाल के बगैर इन्हें गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। रास्ते में आयशा अख्तर को बेचैनी से इधर उधर देखता देख कर भी बिलाल अख्तर ने कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। मगर 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद जब कतार से बनी कोठियों को छोड़कर मेन रोड पर आ गए, तब बिलाल अख्तर से जब्त ना हुआ। आखिर आप जाना कहाँ चाहती हैं, कहाँ रुकना है, कुछ बताएं तो सही। बिलाल अख्तर के लहजे में बेजारी महसूस कर के आयशा अख्तर इस तरह इनके साथ निकल आना हमाकत लग रहा था। वो मुझे जुबिया के कॉलेज जाना है। एक ख्याल तेज़ी से इनके जहन में कूदा तो वो इसे फ़ौरन ज़ुबान पर ले आई। अचानक इन्हें ख्याल आ गया था जुबिया कॉलेज के अलावा जाती ही कहाँ है। अब वो कहीं और जा भी रही थी तो भी इसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं इसकी कॉलेज की लड़कियों से ही होगा। हर चंद के इसकी किसी से दोस्ती नहीं थी, मगर वो कॉलेज की किसी भी लड़की के ज़रिए ही इतना बड़ा कदम उठा सकती थी कि छुट्टी की एप्लीकेशन देकर इतने दिनों से कॉलेज से गायब थी। इन्हें लग रहा था इन्हें कॉलेज जाकर क्लास की दूसरी लड़कियों से बात करनी चाहिए। शायद कोई सुराग निकल आए जहाँ इस ख्याल से इन्हें थोड़ा सा हौसला मिला था। वहाँ बिलाल अख्तर की बात सुनकर इनकी बात सुनकर तिलमिला गए थे। वाट, आप होश में तो हैं? क्या आपको मालूम नहीं है जुबैर को कॉलेज बिल्कुल अलग रूट पर है? आप तो कह रही थी मुझे ज़रा आगे जाना है। अब अगर मैं आपको कॉलेज छोड़ने जाऊंगा तो क्या मुझे ऑफिस से देर नहीं हो जाएगी? आई एम सॉरी बिलाल, मैं बिल्कुल भूल गई थी कि आपसे जिक्र करना। रात को जुबिया की प्रिंसिपल मिली थी, उन्होंने ऑफिस बुलाया था। अभी अचानक याद आया तो खैरियत तो है ना? उन्होंने आपको क्यों बुलाया है? हज़रत तवक्का इनके बहाने पर बिलाल अख्तर का गुस्सा तो ठंडा हो गया, मगर इनके चेहरे पर तशवीश के साथ देखकर वो एक बार फिर तुजबुज का शिकार हो गई। जी खैरियत ही है। क्या जुबिया ने फिर कुछ कर दिया? वो जिस तरह लब भींच कर बोले थे, इस पर आयशा अख्तर फ़ौरन तरदीद करते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से किसी रिश्ते वगैरह की बात करने के लिए बुलाया है। आखिर इन्हें एक बहाना सूझ ही गया तो इसलिए आप दौड़ी दौड़ी जा रही हैं। बिलाल अख्तर बुरी तरह चिढ़ गए। आयशा अख्तर ने खामोश रहने में ये बेहतरी समझी। खुद बिलाल अख्तर ने भी इसके बाद कोई सवाल नहीं किया, मगर इनके हर अंदाज से इनकी झंझाहट ज़रूर जाहिर हो रही थी। गाड़ी को जुबिया के कॉलेज के गेट पर रोक कर वो बड़ी दुरुस्तगी से बोले, आपके पास तो पर्स भी नहीं है कि यहाँ से टैक्सी पर घर ही चली जाएं। आयशा अख्तर को भी इनके कहने पर अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ। तभी बिलाल अख्तर ने वॉलेट से निकाल के जो पैसे इनकी तरफ बढ़ाए, उन्होंने शर्मिंदगी के बाइस चुपचाप थाम लिया और गाड़ी से उतर गई। बिलाल अख्तर को तो फ़ौरन ही गाड़ी आगे बढ़ा ले गए, जबकि वो कशमकश के आलम में कितनी ही देर वहीं खड़ी रहीं। सोचने में तो इन्हें बहुत आसान लगा था कि जुबिया की क्लास की लड़कियों से बात करेंगी तो इन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा, मगर यहाँ आकर इन्हें लग रहा था कि वो बात क्या करेंगी। वो जुबिया की जिस हरकत को
बिलाल अख्तर तक से पोशीदा रखना चाहती थी। इसका तस्करा वो घर से बाहर इसकी क्लास की लड़कियों से कैसे करेंगी। अभी वो इसी कश्मकश में वहाँ खड़ी थी कि कॉलेज की वही वैन इनके नज़दीक ही आकर रुकी जिसमें ज़ूबिया कॉलेज जाती थी। कॉलेज शुरू होने ही वाला था, इसलिए लड़कियाँ तेज़ी से वैन से उतर कर गेट की तरफ बढ़ने लगीं। अस्सलामुअलैकुम आंटी, आप यहाँ खैरियत तो है? एक लड़की के मुखातिब करने पर वो चौंक कर इसे देखने लगी। ये लड़की इन्हीं के इलाके में रहती थी। घर आकर अगर बहुत करीब नहीं थे तो बहुत दूर भी नहीं थे। हंगामी हालत या स्ट्राइक की सूरत में अक्सर बिलाल अख्तर ज़ुबिया के साथ साथ इसे भी कॉलेज से पिक कर लिया करते थे। कभी कभी वैन ना आने पर इस लड़की की वालदा, जो खुद भी ड्राइव करती थी, अपनी बेटी के साथ साथ ज़ुबिया को भी ड्रॉप कर देती थी। ये और बात थी कि ऐसे शाज़ो नादिर ही होता था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? वो इसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए बोली। मैं तो ठीक हूँ आंटी, आप लोग कब वापस आए? ज़ुबिया की तो इस बार काफ़ी छुट्टियाँ हो गई। इसके खुश इखलाक़ी से कहने पर आयशा अख्तर ज़बरदस्ती मुस्कुराती। हाँ, बस कल परसों इससे वो आना शुरू कर देगी। आंटी, मैंने तो सुना था इसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी क्लास में। अंकल इसे पिक करके घर ले गए थे। इसने कुछ झिझकते हुए पूछा। आयशा अख्तर को ऐसा लगा जैसे वो यही पूछने के लिए रुकी हो। आखिर इनके घर कोई और इतने दूर तो नहीं थे। क्या पता बिलाल अख्तर को ऑफिस आते जाते देख लिया हो और अब वो यही पूछना चाह रही हो कि आप लोग तो इसी शहर में थे। ज़ुबिया तो अपनी तबीयत की ख़राबी की वजह से नहीं आ रही। आयशा अख्तर ने अपने लहजे से बेनियाजी पैदा करते हुए कहा। हाँ, इस वक्त इससे कुछ चक्कर वगैरह आ गए थे, अब तो बिल्कुल ठीक है। जी आंटी, असल में आयशा ने भी तो हद कर दी नताशा ने भी तो हद कर दी थी। वो इनके हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली तो आयशा अख्तर चौंके से देखने लगी। नताशा ने क्या किया? आपको नहीं पता? ज़ुबिया ने कुछ नहीं बताया आपको? वो भी हैरानी से बोली। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। यहाँ इसकी क्लास की लड़कियाँ तो यही कह रही थी कि नताशा ने ऐसी बातें की कि इसकी तबीयत बिगड़ गई। इस लड़की की बात पर आयशा अख्तर बेचैनी से बोली। क्या कहा था इसने? आंटी, जब से रुखसार ने कॉलेज छोड़ा है तब से जब सबको हैरानी हो रही थी कि रुखसार ने अचानक कॉलेज क्यों छोड़ दिया। इस पर एक दिन नताशा ने बताया कि इसकी रुखसार से बात हुई थी। तो आंटी, मैं तो कुछ नहीं जानती। मैं तो वो तो बता रही हूँ जो मैंने सुना है। नताशा कह रही थी ज़ुबिया ने रुखसार को बहुत बुरी तरह मारा था, इसलिए रुखसार ने कॉलेज बदल लिया। और जब से ये बात नताशा ने ज़ुबिया से पूछी तो इसकी तबीयत एकदम ख़राब हो गई। आयशा अख्तर को अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो इसकी खैरियत मज़े ले लेकर पूछ रही थी। नताशा को ज़रा एहसास नहीं है किसी की फीलिंग का। बड़ी ही बेहिस लड़की है। ज़ुबिया को इसके मुंह पर अब नॉर्मल कह रही थी। ज़ुबिया बेचारी तो इतनी सीधी सी है, वो भला कैसे बर्दाश्त करती है सब। वो तो इस वक्त बेहोश हो गई। आयशा अख्तर एकदम शर्मसार रह गई। जिस बात को वो घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकालना चाहती थी, इसका ढंढोरा तो ज़ुबिया के पूरे कॉलेज में पीट गया था। इनके कितने सारे जानने वालों के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। ये कहानी तो मिर्च मसाले के साथ इनके हल्का अबाब में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। लेकिन आंटी, ज़ुबिया की पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है। इसे अब मज़ीद कॉलेज से गैर हाजिर नहीं रहना चाहिए। और फिर अब तो नताशा भी कॉलेज नहीं आ रही। इसने ऐसे कहा जैसे वो जानती हो ज़ुबिया नताशा की वजह से नहीं आ रही। आयशा अख्तर अपनी ही सोचों में इतनी गुम थी कि उन्होंने पूछा ही नहीं कि वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही, मगर इसे खुद ही इतनी बेचैनी थी कि इनके पूछे बगैर ही बताने लगी। नताशा पिछले 2 दिन से घर से गायब है। आयशा अख्तर एक बार फिर से चौंक कर देखने लगी। गायब है? जी, वो 2 दिन से लापता है। इसके घर वालों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है, मगर अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिला। इसकी वालदा तो कॉलेज आई थी इसकी क्लास की लड़कियों से मिलने, मगर किसी को कुछ पता होता तो बताता। बहुत परेशान है इसके घर वाले। आयशा अख्तर को अपनी उलझन दूर करने आई थी, मगर यहाँ आकर तो इसमें कई गुना इजाफा हो गया था। वो उंगली से पेशानी को मसलने लगी। आंटी, आपने बताया नहीं आप यहाँ क्यों? इसका जुमला अभी मुंह में ही था कि कॉलेज का गेट बंद होता देखकर इसे याद आया कि इसे तो कॉलेज भी जाना है। वो कंधे पर लटका बैग ठीक करती, इन्हें खुदा हाफिज कहती तेज़ी से भाग गई।